हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज द ये रीनल कैप्सूल। कैप्सूल मीन्स आउटर कवरिंग ऑफ किडनी। ओके, देन ये आपको दिख रहा होगा किडनी टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखी है। ये पूरा एक किडनी है। अगर मैं इस वाली चीज़ को हाइड कर लूँ ना, ये आपको किडनी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये समथिंग लाइक दिस, ये किडनी है पूरा। अब ये किडनी को इस तरीके से इन स्ट्रक्चर्स ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और यू कैन से इस लाइन ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ये इनर एंड आउटर। तो ये जो आउटर पार्ट होता है हम इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये जो इनर पार्ट होता है इसको हम मेड्यूला बोलते हैं। ओके, आई विल रिप्रेजेंट इट हियर। इसको हम मेड्यूला बोलते हैं। सो मेडुला के भी आपको टू टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये जो आउटर स्ट्रक्चर, ये जो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इसको मेडुलरी पिरामिड बोल देते हैं। मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देती हूँ। इसको बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। एंड ये जो इसका ये वाला साइड है, ये इस साइड को हम मेड्यूला वो बोलते हैं कैलिक्स, मेड्यूलरी कैलिक्स। सिंगल होता है कैलिक्स बोल देते हैं, और प्लूरल फॉर्म में इसको कैलिसिस बोलते हैं, CS। ओके, तो ये मेड्यूला, और जहाँ पर आकर के ये मेड्यूलरी पिरामिड्स ओपन हो रही हैं, ये जो ओपनिंग एरिया है, और यहाँ और जहाँ पर ये आर्टरीज वगैरह सब जो ज्वाइन हो रही हैं, ये वाली इस किडनी के पार्ट में, इसको रीनल पेल्विस बोल देते हैं, रीनल पेल्विस। ओके, ये जो आपको दिख रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है मोटा सा, ये यूरेटर है। तो जहाँ ये यूरेटर है, और ये दोनों मैंने आपको ब्लड वेसल्स रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर्स जुड़ रहे हैं किडनी में, ब्लड वेसल्स और यूरेटर, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इस पार्ट को हम हीलियम बोलते हैं। मैं चाहती तो ये सारी चीज़ों को पहले से मेंशन करके रख सकती थी, और फिर आपको नॉर्मली ऐसे करके बता सकती थी, बट उस टाइम में मुझे लगता है इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। अगर मैं साथ के साथ मेंशन कर रही हूँ तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। ये जो लाइन स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, ये मैंने आपको नेफ्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, मेडुला के अंदर ये नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर्स हैं। आई होप कि ये यहाँ तक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। और ये अगर अंदर साइड से हम इसको बोलते हैं, मेडुला का पार्ट जो है कैलिक्स बोलते हैं, और अगर इसको आउटर साइड से देखा जाए, कॉर्टेक्स का ये जो एरिया है जो मेडुलरी रेस के अंदर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। बस यही है इस पूरे स्ट्रक्चर में, किडनी के स्ट्रक्चर में बस यही है। एक लास्ट आप ये कह सकते हो कि ये जो एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारे मतलब नेफ्रॉन्स कंटेन करते हैं, एक या दो नहीं, मिलियंस ऑफ। तो मतलब पूरे इसके अंदर अनकाउंटेबल, ऐसा बोला जाता है कि ये जो होता है मेडुलरी पिरामिड, एक पिरामिड के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं काउंटिंग में। ठीक है, तो इसके अंदर तो फिर आप सपोज ही कर सकते हो कि कितने ही नेफ्रॉन्स होंगे। तो अब हम सिंगल एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, सो ये जो है ये ब्लड वेसल्स हैं, और यू कैन से आर्टरीज का स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ से जो एंटर कर रही हैं आर्टरीज, ये एंटर करने वाली आर्टरीज को एफरेंट आर्टरीज बोलते हैं।
ये एंटर होने वाली एफरेंट आर्टरीज़ हैं और ये यहाँ से जो बाहर आ रही हैं ये इफरेंट आर्टरीज़ हैं। ये यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको ग्लोम्युलस बोलते हैं, ग्लोमरुलस। कैप्सूल भी बोल दो या ग्लोमरुलस भी बोल सकते हैं। ये जो थोड़ा आपको बाउल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको वुमेन्स कैप्सूल बोला जाता है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मीन्स इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ग्लोम्युलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम मेल्फिगियन बॉडी बोलते हैं। मेल्फिगियन बॉडी बोल सकते हैं और रीनल कैप्सूल भी बोल सकते हैं, रीनल कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद ये वुमन कैप्सूल जब आगे आकर के मतलब एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ये इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम पीसीटी बोलते हैं, मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल है जो प्रॉक्सिमल साइड से दिख रहा है तो इसको प्रॉक्सिमल बोल दिया। ये यहाँ पर डिस्टल साइड से होगा, लास्ट साइड से, तो इसको डीसीटी बोल दिया जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पर आकर के सारी चीज़ें कलेक्ट होंगी, कलेक्टिंग डक्ट। एंड ये जो इफरेंट आर्टरीज यहाँ पर ये जो इस तरीके से डिवाइड हो रही है इसको वासा रेक्टा बोल देते हैं, वासा रेक्टा। एंड ये जो है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर ना, यू टाइप स्ट्रक्चर, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम हेनले लूप बोलते हैं, हेनलेस लूप। पर ये टू टाइप है, एक टाइप डिसेंडिंग है, एक असेंडिंग टाइप है, इसीलिए इसको ऐसे ही बोला जाता है। ये होती है डिसेंडिंग हेनले लूप और ये वाली असेंडिंग हेनले लूप। तो ये इसके हेनले लूप के ही टू पार्ट हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। एंटर करने वाली एफरेंट आर्टरीज, एग्जिट करने वाली इफरेंट आर्टरीज हैं। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको ग्लोम्युलस बोला जाता है। उसके बाद ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको वुमेन्स कैप्सूल बोला जाता है। इन दोनों स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली मेल्फिगियन बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल बोला जाता है। जब वुमेन कैप्सूल आगे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ये हाईली कॉइल्ड होता है, इसको पीसीटी बोला जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन ये आगे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसको हेनले लूप बोला जाता है। हेनले लूप की टू पार्ट हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। देन आगे ये फिर हाईली कॉइल्ड हो जाता है, इसको डीसीटी बोला जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड लास्ट में ये आकर के एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसमें आकर के अटैच्ड हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे इस यहाँ पर फिटेड होता है। और ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर फिटेड नहीं होता, ये मैनी ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फिटेड होते हैं। ये कलेक्टिंग जो डक्ट होती है ये इसका एंड पॉइंट यहाँ पर आता है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर अटैच्ड होता है, ये स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, वुमेन कैप्सूल इस तरीके से। बाकी का सारा स्ट्रक्चर यहाँ रहेगा, यहाँ पर अटैच्ड। एंड देन कलेक्टिंग डक्ट जो होगी वो समवेयर यहाँ होती है, इस तरीके से होता है। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाता है देन आपको फंक्शन ऑफ या फिर प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ यूरिनेशन उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, यूरिन फॉर्मेशन, हाउ यूरिन फॉर्म। सो ये जो यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, ग्लोम्युलस फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। सो जैसे हम पहले एक एक स्टेप पढ़ेंगे तो पहले इस वाले स्टेप को डिस्कस करते हैं। ग्लोम्युलस फिल्ट्रेशन है क्या, जैसे बेसिक नेम से भी क्लियर हो रहा है कि ग्लोम्युलस में फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ग्लोम्युलस जैसे हमने पढ़ा था क्या होता है कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स की या आर्टरीज़ की जो हमारी इस तरीके से आकर के यहाँ पर ये ग्रुप होता है, इसको हमने ग्लोमेरुलस बोला था, ठीक है। और उसके नीचे होता है वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसी तरीके का स्ट्रक्चर था। तो इसके अंदर से ब्लड ने एंटर किया, यहाँ से
ब्लड ने एंटर किया और ब्लड यहाँ से फिर फिल्टर आउट होकर के यहाँ पे इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन किस तरीके से हो रहा है वो डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं मेनली जो इस फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करती हैं। ये जो है आर्टरीज की या ग्लोमेरुलस की हमारी एंडोथीलियल लेयर होती है, एंडोथीलियल लेयर यहाँ की, इसकी एंडोथीलियल लेयर होती है और ग्लोमेरुलस कैप्सूल की, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है दैट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन फिर बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियल लेयर होती है, लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये बेसमेंट लेयर। आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एपिथेलियल लेयर जो होती है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इसमें विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके एक सेल से दूसरे सेल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, सिल्ट प्रेजेंट होता है, या कह लो पोर जैसा प्रेजेंट होता है, जिससे ये जो ब्लड है ये फिल्टर आउट होके नीचे जाता है। ओके, और इन इंडिविजुअल सेल को पोडोसाइट बोला जाता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसको स्लिट पोर बोलते हैं, जिससे ब्लड जो है वो फिल्ट्रेट हो रहा है। तो ये 3 लेयर का अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से ब्लड फिल्टर होके नीचे जा रहा है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्टर हो गया, ये हो गया कि ये फिल्टर हो रहा है। इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इस फिल्ट्रेशन में पूरा ब्लड फिल्टर होकर के नीचे आ जाता है, एक्सेप्ट प्रोटीन नहीं आती है इसमें। प्रोटीन जो होती हैं, जैसे आप एक चाय का एग्जांपल ले सकते हैं। जब चाय को हम इस तरीके से सीप में छानते हैं तो उसमें क्या होता है कि चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, बाकी सब नीचे चला जाता है। उसी अकॉर्डिंग इसमें प्रोटीन ऊपर रह जाता है, ठीक है, यहाँ पर, और बाकी सारा ब्लड फिल्टर होकर नीचे आ जाता है। तो अब देखो हमारी बॉडी में टोटल ब्लड जो है वो कितना है, 5 लीटर है, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, समथिंग 70 मिलीलीटर होता है। लेकिन जो किडनी में एक टाइम पे जो ब्लड है, एक पर मिनट में कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, वो हो रहा है समथिंग इसका 1/5। तो इसका 1/5 कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना ml और इतना ml, ठीक है, 1100 और 1200 ml समथिंग, जो कि पर मिनट फिल्टर आउट हो रहा है। ठीक है, इतना ब्लड है जो फिल्टर आउट हो रहा है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, कौन सी वो लेयर्स होती हैं, ये डिस्कस कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रोसेस का हम एक फर्स्ट पॉइंट तो ये था, इसमें लेयर्स का क्या अरेंजमेंट है। सेकंड पॉइंट था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन थर्ड पॉइंट है इसका कि इसमें कितना जो ब्लड है वो फिल्टर होता है ऑन एवरेज। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट जो भी बनता है, मीन्स नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो भी फिल्टर होके आ रहा है, उसे तो जो नीचे निकल के मिला हमें यहाँ पर, उसको बोलेंगे ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट, और जिस रेट से वो फिल्टर हो रहा है वो होता है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको बोलते हैं GFR। ये GFR जो होता है ये समवेयर 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, और इसको अगर टोटल देखा जाए तो ये होता है 180 लीटर पर डे। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड एक दिन में फिल्टर हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर। पर 180 थोड़ी ना हमारी यूरिन होता है, यूरिन की अमाउंट कितनी होती है, 1.5 लीटर ओनली। तो इतना ये जो डिफरेंस है किस वजह से, ये प्रॉपर ब्लड है जो यहाँ पे अभी फिल्टर होके आ रहा है, ठीक है, बिना प्रोटीन वाला। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे बाकी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी होते हैं असेंशियल एलिमेंट्स का, सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा वापस से। उसके बाद जो लास्ट में जो कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचेगा वो केवल इतना होता है,
और यही हमारी बॉडी से फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद हम पहुँचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन। हम रीएब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। वन लास्ट पॉइंट, ये GFR जो होता है ये रेगुलेट होता है बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपार्चर। ये अपार्चर जो होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जहाँ पर वास्ट डिफरेंस आकर के डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल पर मिलती हैं, उस जगह पर जक्स्टाग्लोमेरुलर अपार्चर प्रेजेंट होता है। और ये अपार्चर जो होता है एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करता है, जो हार्मोन जा कर के अल्ट्राफिल्ट्रेशन इसको रेट को कंट्रोल करता है, GFR को। अगर बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी अगर मतलब यूरिन फिल्टर होगा तो बहुत ज़्यादा यूरिन और हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा जो भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट है वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी और किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और अगर ये कम होगा तो तब भी हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस अंदर स्टोर होने लग जाएंगे और यूरिनेशन कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस रेट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये अपर्चर होता है जो इसे कंट्रोल करता है। इसको हम आगे अच्छे से जब हम हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। अभी हम सेकेंड टॉपिक पर आ जाते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। सो एज वी डिस्कस्ड कि हम GFR जो होता है वो कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर। लेकिन यूरिन हमारी बॉडी में कितना बन रहा है? 1.5 लीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली बॉडी में 99% जो भी हमारा फिल्ट्रेट है उसमें से असेंशियल चीज़ें जो हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। यही प्रोसेस है जो उसको रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये कहाँ पे होती है प्रोसेस? मोस्टली रीनल ट्यूब्यूल में। और रीनल ट्यूब्यूल में भी ये PCT एंड DCT में ज़्यादा होता है। और हेनले लूप में तो मिनिमम मान लो, या आप बिल्कुल ना के बराबर मान लो, हेनले लूप में तो मिनिमम होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों में ज़्यादा होता है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स में। सो अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम PCT के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम रीएब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। रीएब्जॉर्प्शन जो मटेरियल का होता है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। एक वही जो हम पढ़ते हैं हमेशा, एक्टिव हो सकता है और पैसिव हो सकता है। तो एक्टिव पैसिव हम जानते हैं, जहाँ पर एनर्जी यूज़ होगी वो एक्टिव होता है, जहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं होती वो पैसिव होता है एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव किस किस का होता है? असेंशियल चीज़ों का, जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सोडियम। पैसिव किस किस का एब्जॉर्प्शन होगा? पैसिव एब्जॉर्प्शन किस किस का होगा? जैसे कि नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड वाटर, इनका होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ तक होने के बाद अब हम देखते हैं कि ये इनमें एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है PCT और DCT में। जैसे हेनले लूप में हमने डिस्कस किया कि मिनिमम होता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे पहले, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर याद है ना अभी कि इस तरीके के साथ। यहाँ पे वुमेन कैप्सूल को मैं नहीं ड्रॉ करती हूँ। ये मेरा PCT हो गया, उसके बाद ये मेरा हेनले लूप हुआ और फिर ये मेरा DCT हो गया। देन यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा इधर साइड, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो जैसे हमने बात की कि ये जो होता है हमारा PCT, इसकी जो ये लाइनिंग होती है, जो इसकी एपिथेलियल लेयर होती है, ये एपिथेलियल लेयर, ये इसके जो सेल्स होते हैं ये बियर करते हैं विलाई लाइक स्ट्रक्चर और ब्रश लाइक। और आपको ये तो कॉमन सी बात है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, जहाँ पे विलाई या ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे? सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन के लिए ना। सरफेस एरिया क्या होगा यहाँ पर? इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिससे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी कि PCT के जो एपिथेलियल लेयर होती है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स कैरी करती है, जो कि इंक्रीज़ कर देते हैं उसका सरफेस एरिया, जिससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये जो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस का मेन काम क्या है? pH को बैलेंस करना, आयनिक बैलेंस करना। ठीक है,
और वही सोडियम पोटेशियम पंप, वही तीनों बातों का एक ही मतलब है, बट स्टिल मैंने लिख दिया है। पीएच बैलेंस करना, आयनिक बैलेंस करना और सोडियम पोटेशियम पंप को मैनेज करके रखना, ये रीएब्जॉर्प्शन का मेन फंक्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन का। तो पीसीटी में क्या होता है, यहाँ पे 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, और सेक्रीशन होता है आयन का और कार्बोक्सिल आयन का, ठीक है। इनका ये जो मैं अंदर की साइड एरो रिप्रेजेंट करूँगी ये सेक्रीशन के लिए है, और ऐसे जो एरो करूँगी बाहर की साइड ये एब्जॉर्प्शन के लिए है। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन किस चीज़ का हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का, और सेक्रीशन किस चीज़ का हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का और मतलब कार्बोक्सिल आयन का, ठीक है। देन उसके बाद सारा ब्लड फिल्टर होके कहाँ आ रहा है अब हमारा, अब जो भी हमारा फिल्ट्रेट बचा है वो फिल्टर होके कहाँ आ गया, यूरिन में आ गया, सॉरी हेनले लूप में आया। हेनले लूप में जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम होता है, तो मिनिमम में भी क्या होता है, ये जो डिसेंडिंग हेनले लूप होती है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का तो एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और असेंडिंग वाली में क्या होता है, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होगा, ठीक है। और इसी वजह से और ये क्या करते हैं यहाँ पे हेनले लूप क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करते हैं। कैसे, इसमें नीचे की साइड ब्लड आता है, इसमें ऊपर की साइड जाता है, और दोनों में क्या हो रहा है, अपोजिट फंक्शन हो रहा है, एक में ऐसे एक में ऐसे, तो काउंटर करंट क्रिएट हो रहा है, और दोनों का फंक्शन भी अपोजिट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो यहाँ पे वाटर काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। इस तरीके से इस मैकेनिज्म को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। और इस काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या होता है, इस काउंटर करंट से ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट होती है। ये क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करते हैं, वही मीन्स इनिशियल मीनिंग वही है। ऑस्मोलैरिटी मतलब वही वाटर का मॉलिक्यूल्स का आना जाना हो रहा है, इसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट हो रही है यहाँ पर। उसके बाद हमारा आता है डीसीटी। डीसीटी को हम डिस्कस कर लेते हैं। डीसीटी में क्या होता है, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो चीज़ ज़्यादा है उस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि मैं अगर डीसीटी को इस तरीके से आपको यहाँ बताना चाहूँ, क्या होता है यहाँ पे, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। किस किस चीज़ का होता है, हाइड्रोजन आयंस का, सोडियम आयंस का, वाटर का, और ठीक है। उसके अलावा सिक्रीशन किस किस चीज़ का होता है, मैंने यहीं पे साथ के साथ ही आपको सिक्रीशन का बता दिया ताकि आपको सिक्रीशन अलग से ना पढ़ना पड़े, बाकी स्टिल मैं बता दूंगी। तो सिक्रीशन किस चीज़ का होगा यहाँ पर, वो कार्बोक्सिल आयन और पोटेशियम। आई होप कि ये आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं एक शॉर्ट वीडियो में इनको लर्न करने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ सेक्रेशन। सेक्रेशन में होता क्या है कि ट्यूब्यूल्स जो होती हैं हमारी, जो भी है पीसीटी है या डीसीटी है या हेनले लूप है, ये तीनों क्या होता है, इनकी जो इनर लेयर होती है ये कुछ सेक्रीशन सेक्रीट करती है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन हुआ या फिर अमोनिया आयन हुआ। तो ये इसलिए सिक्रीट करती हैं ताकि बॉडी के अंदर, फ्लूइड के अंदर जो है ऑस्मोलैरिटी बनी रहे, ठीक है, आयनिक बैलेंस बना रहे। क्योंकि सारे आयन्स अगर इसमें से एब्जॉर्ब्स होते रहेंगे तो फिर मतलब आयनिक जो है वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करके रखने के लिए ये जो इसकी लाइनिंग होती है ये कुछ आयन्स को सिक्रीट करती है, जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ ये कहाँ कहाँ सेक्रेट होते हैं, डीसीटी और पीसीटी में सेक्रेट होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक यूरिन फॉर्मेशन का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
So okay, our last topic of this chapter is regulation of kidney function. So इसका रेगुलेशन कैसे होता है? हमारे ब्रेन के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं. जब ब्रेन को सिग्नल आता है तो उससे क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा. उन रिसेप्टर्स को अगर सिग्नल आएगा तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, और हाइपोथैलेमस के एक्टिव होने से पिट्यूटरी ग्लैंड का जो न्यूरोफाइसिस एरिया होता है वो फिर एक्टिव होगा, और वहाँ से एडीएच को रिलीज़ किया जाएगा. एडीएच रिलीज़ होगा, जो हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है, जिसका फंक्शन क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन का. वाटर रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, जिस वाटर रीएब्जॉर्प्शन से क्या होगा, प्रिवेंट डायूरिसिस. डायूरिसिस एक टाइप की डिजीज़ है, वो भी हम तभी उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो होता है मतलब रेगुलेट होता है. अगर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ना हो तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर जितना फ्लूइड है वो तो फिर सारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी. तो इसको भी बॉडी एक्सेस बॉडी फ्लूइड वेस्ट ना हो, बॉडी से बाहर ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सब चलता है. जब एक नॉर्मल अमाउंट में ये सारी फंक्शनिंग हो रही है तो ठीक है. जब जैसे ही अगर बॉडी में ऐसे पता चलता है कि एक्सेस अमाउंट में वेस्ट जो है बाहर जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि फिर यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाएगा ऑस्मो रिसेप्टर्स के लिए. ऑस्मो रिसेप्टर्स फिर हाइपोथैलेमस को एक्टिव करेंगे, और हाइपोथैलेमस फिर इसको नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वैसोप्रेसिन का जो है रिलीज़ होना बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए. फिर क्या होगा, इस तरीके से वाटर जो है वो कम जाएगा, कम रिजर्व होगा, फिर कम लॉस होगा. ठीक है, लेकिन जैसे ही फिर बाद बॉडी में वापस से पता चलेगा तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से ऑटो रेगुलेट होती हैं. इसको कोई बाहर से मैकेनिज्म कोई नहीं, खुद से हो रहा है इसी तरीके से. लेकिन एडीएच वैसोप्रेशन वाटर रीएब्जॉर्प्शन में तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन ये ब्लड के अंदर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करते हैं. जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली किडनी के अंदर, वोमेन कैप्सूल के अंदर जो हमारा जीएफआर रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, होगा ना. तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी सिचुएशन में ऐसा हुआ कि जीएफआर रेट जो है वो कम हो रहा है, मतलब पीछे से तो सब कुछ ठीक होता आ रहा है, लेकिन किडनी फेलियर के चांसेस हो जाते हैं ना. तो पूरी बॉडी किस तरीके से रेगुलेट कर रही है वो आपको दिखाया जा रहा है कि किसी तरीके से ऐसा हुआ कि जीएफआर रेट स्लो डाउन हो गया. उस टाइम पर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, जेजीए एक अपार्चर होता है, जक्स्ट्रा ग्लोम्यूरल अपार्चर, जो कहाँ प्रेजेंट होता था हमारा, क्या बताया था मैंने, वासा रेक्टा आकर के डीसीटी के एक पॉइंट पर मिलते हैं, जहाँ पर ये अपार्चर क्रिएट होता है. ये बहुत सेंसिटिव अपार्चर होता है. इसका काम होता है रेनिन हार्मोन को रिलीज़ करना. जो रेनिन हार्मोन क्या करता है, एंटीगोटेंसिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है, और जिसका फंक्शन क्या होता है, बीपी को इंक्रीज़ करना होता है. ठीक है, इसका काम क्या है, ये जाएगा और उसको एड्रिनल कॉन्ट्रैक्ट्स पे जा कर के फिर वहाँ पे फंक्शन करता है, जिससे क्या होता है, बीपी इंक्रीज़ होता है. और जैसे ही बीपी इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा. ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने से फिर ग्लोमर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा. आई होप कि आपको यहाँ तक ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. और जो इस चैप्टर से रिलेटेड बस छोटे से 2 पॉइंट रहते हैं, एक तो मिक्टुएशंस क्या होता है, और एक इसके डिसऑर्डर्स, वो हम एक रील में डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड फॉर सच अमेजिंग लेक्चर्स. थैंक यू.